नमस्कार। आयुर्वेदी में नए वीडियो लेक्चर के साथ हम लोग फिर से उपस्थित हैं। आज का जो टॉपिक है वह रस और रक्त के बाद मांस धातु का है। तो मांस धातु का इम्पोर्टेंस हमारे शरीर में इस वजह से रहता है क्योंकि रक्त और रस ये दोनों क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में, द्रव रूप में रहते हैं। और पहली बार कोई हमारे शरीर में क्या होता है, कठोर चीज़ यानी जिसका मापन किया जा सके या सॉलिड चीज़, ऐसा कोई चीज़ हमारे शरीर में बनता है जो रस और रक्त के बाद, उसमें अग्नि की क्रिया होने के बाद होता है। उसको हम लोग मांस धातु कहते हैं। मांस धातु को लेकर के हम ये समझते हैं कि ये तीसरे नंबर की धातु है और यह हमारे शरीर में पहली बार जो ऐसी कोई धातु के रूप में आती है जिसका मापन किया जा सकता है या जो कठोर होती है। उसको हम लोग देखते हैं किस प्रकार है। सबसे पहले देखते हैं, बहुत ही छोटा टॉपिक है और इजीली आपको याद भी हो जाएगा और मटेरियल भी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। आप देखिए, सबसे पहले आता है निष्पत्ति। निष्पत्ति में क्या आता है, मांस शब्द संस्कृत के मांग धातु से निष्पत्त हुआ है जिसका अर्थ है मान। तो मांग धातु से बनने के कारण इसको हम लोग मांस धातु कहते हैं। और मांग का ये मतलब होता है जिसका मान किया जा सके, जिसको तौला जा सके, जिसका मापन किया जा सके। फिर आगे आता है इसका पर्याय। पर्याय के रूप में आप देखिए, पर्याय के रूप में क्या आता है, पिसितम तरसम, तरसम मांसम पललम क्रव्यादम आमिषम। कुछ शब्द हैं, जैसे पहला पिसित है, दूसरा तरसम है, तीसरा मांसम है, चौथा पललम है और क्रव्यादम है और आमिष होना। ये 5 शब्द जो 6 शब्द जो हैं यह अमरकोश के द्वारा लिए गए हैं जिसका अर्थ होता है मांस। ठीक, फिर आगे आते हैं उत्पत्ति। मांस की उत्पत्ति कैसे होती है, तो मैं आपको वही जो बता रहा था कि वायु अंबु तेजसाम, वायु अंबु तेजसाम रक्त उष्मणाम अभिसंयुक्तम स्थिरता प्राप्य मांसम स्यात् स्व उष्मणाम पक्कम एव तत। कहने का मतलब यह है कि रक्त का कुछ अंश जो है रक्त से ही, जैसे रक्त रसाद रक्तम ततो मांसम है, तो रक्त का कुछ अंश जो क्या होता है, क्या वो वायु, जल और तेज की उष्मा से संयुक्त होकर के स्थिरता को प्राप्त हो जाता है। वायु, तेज और जल, वायु, तेज और जल की सहायता से क्या होता है, रक्त जो है वह गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा होने का मतलब वह स्थिरता को प्राप्त हो जाता है। स्थिरता को प्राप्त होने पे वह जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मांस। आगे हम लोग जो क्षीरदधि न्याय या सर्वात्मक क्रम परिणाम पक्ष जो हमारा कहलाता है उसमें क्या आता है, वो भी यही बताता है, रसाद रक्तम ततोन मांसन, रस से रक्त, रस से रक्त, रक्त से मांस का निर्माण होता है। ठीक, मांसन में आगे का फर्दर श्लोक है। हमारे काम का चीज क्या है, रस से रक्त, रक्त से मांस धातु का निर्माण होता है। वो भी कैसे होता है, वायु अंबु तेजसाम, वायु अंबु तेजसाम। ठीक, रक्त की उष्मा में वायु अंबु तेजसाम, इनकी सहायता से क्या होता है, आपका रक्त धातु का स्थिरीकरण होता है और उस स्थिरीकरण होने के कारण मांस धातु में परिवर्तन होता है और पहली जो है एक सॉलिड धातु हम लोग को प्राप्त होती है जो मापन योग्य होती है, उसमें द्रवता नहीं रहती। आगे आते हैं मांसव स्रोतस क्या होता है। मांसव स्रोतस क्या है, मांसवहा नाम स्रोतसाम स्नायु मूलम त्वक्ष, याद रखिएगा। सुश्रुत क्या कहते हैं, मांसव द्वे त्रयोमूलम, द्वे त्रयोमूलम स्नायु त्वचा रक्तवाहिन्य धमन्य, स्नायु त्वचा और रक्तवाही धमनिया इसका मूल है आचार्य सुश्रुत के अनुसार। आगे चलते हैं कर्म। आखिर मांस का कर्म क्या है, तो पहला कर्म होगा क्या, शरीर की पुष्टि करना। जाहिर सी बात है, ये लेपन का कार्य करता है, अस्थियों के ऊपर आच्छादित रहता है, तो ये आप देखिए शरीर की पुष्टि करता है। और मेदस्य, ब्रस रक्त मांस मेद, अगली धातु को बनाने में सहायता करता है। पहला कार्य हो गया। दूसरा कार्य जो है, जो हम लोग जानते हैं आचार्य वाग्भट के अनुसार, जो उन्होंने श्रेष्ठ कर्म के रूप में बताया है, प्रीड़न, जीवन, लेपन। लेपन करना, तो लेपन कहाँ करना है, एक बोन का स्ट्रक्चर है हमारा, उस बोन के स्ट्रक्चर पे
पूरा जो होता है क्या है, मांस धातु का लेपन होता है, मांसपेशियां होती हैं जो कि हमारे शरीर को एक स्थिरता प्रदान करती हैं। लेपन का कार्य जो कौन करता है, वह मांस धातु करती है। ठीक, आगे आते हैं उपधातु। उपधातु के रूप में हम लोग पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं सभी धातुओं तक। हमने पढ़ लिया है रसात स्तन्यम स्त्रीणाम रक्तम अश्रिच कंडराशिरा, यहाँ तक हो गया है। मांसात वसा त्वचा सटच, त्वचा सटच, यानी मांस की उपधातु क्या होगी, वसा और 6 त्वचाएं। ठीक, 6 त्वचाएं, पता है 6 त्वचाएं, आचार्य चरक ने बताई हैं, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ऊपर का हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रसात स्तन्यम स्त्रीणाम रक्तम अश्रिच कंडराशिरा, यानी रस का क्या होता है, स्तन्य और आर्तव होता है, और रक्त क्या होता है, कंडरा और शिराएं होती हैं। मांस का क्या होता है, त्वचा और सठ त्वचा और वसा होता है। ठीक, और मेद की उपधातु क्या होती है, स्नायु होती है। तो ये श्लोक याद रखना है आपको। फिर आता है उनका भी वही है, सुश्रुत जी का भी सेम है, और वसा और त्वचाएं होती हैं। फिर आता है आपका सारंगधर के अनुसार, ये क्या बताते हैं, शुद्ध मांस भव स्नेह सवसा परिकीर्तिता, यानी वसा जो होता है इसका उपधातु के रूप में आपको दिखाई देता है। शुद्ध मांस का स्नेह क्या होता है, वसा होती है, वही उसकी उपधातु। ठीक, आगे चलते हैं। धातु का मल, धातु का मल भी हम लोगों ने पढ़ रखा है पीछे का, क्या है वह, किट्टमन्य सिविड मूत्रम। आहार का क्या होता है, मूत्र और पुरुष होता है। रस का क्या होता है, कफ होता है। रक्त का क्या होता है, पित्त होता है। और मांसस्य खमल, मांस का मल क्या होता है, खमल होता है। और खमल क्या होता है, जो ख मतलब खाली स्थान, खाली स्थान जो होता है उसमें जो पाया जाता है वह मल जो होता है खमल कहलाता है। खाली स्थान मतलब कान का मल हो गया, नाक का मल हो गया, जनेंद्रियों का मल हो गया, ये सारे जो खाली स्थान होते हैं वहां पे जो मल उत्पन्न होता है वह मांस का मल कहा जाता है। ठीक है, सुश्रुत जी भी क्या बोलते हैं, सेम इनका भी है, क्या है, मलाखेसु। ख मतलब खाली स्थान, ये रस का है, ये रक्त का है, यह मांस का है। रस रक्त मांस। ठीक, तो मांस का मल क्या है, मलाखेसु। फिर अष्टांग हृदय का भी सेम है, इनका भी मलाखेसु है, यानी जो खाली स्थान का मल होता है। ख का जो मल होता है, ख मतलब आकाश होता है, आकाश मतलब खाली स्थान, खाली स्थान जो भी है। कान का मल है और नाक का मल है, ये सारा चीज़ें जो होती हैं वहाँ का मल जो होगा वह क्या कहलाएगा, खमल कहलाता है, और वह मांस धातु का मल है। आगे चलते हैं। मांसपेशी, मांसपेशी का एक कॉन्सेप्ट आता है। मांसपेशियां क्या होती हैं, मांसपेशी, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा। मांसपेशी, मांसपेशियां क्या होती हैं, मांस में ही क्या होता है, जब मांस का एक अवयव है या मांस का एक टुकड़ा है, अगर उसमें जब परस्पर संघात होकर के उसमें वायु क्या करती है, उनको कई टुकड़ों में बांट देती है। जैसे मान लीजिए ये मांस है, इसी को जब कई टुकड़ों में बांट देगी वायु, यानी ऐसे ऐसे, जिसमें आपको एक ओरिजिन दिखाई दे और एक इंसर्शन दिखाई दे। ठीक, तो जो ओरिजिन और इंसर्शन के साथ जो डिवाइडेशन होगा वो क्या कहलाती है, आपकी मांसपेशी कहलाती है। ठीक, मांस अवयव संघातम परस्परम विभक्तम पेशी इति उच्यते। तो मांस अवयव जब परस्पर विभक्त हो जाते हैं संघात के कारण, तो क्या होता है, वह पेशियां कहलाती हैं। पेशियां कैसे बनती हैं, एक और ओपिनियन है, यथादुष्मणा युक्त वायु स्रोतांश दार्येत। जब वायु जो होती है वह क्या करती है, वायु जो है वह पेशियों को, मांस को कई टुकड़ों में फाड़ देती है। जैसे अनुपरिश्यम पेशितम पेशी विवर्जते, तथा जैसे उष्ण वायु जो है स्रोतसों को विदीर्ण कर देती है, उसी प्रकार क्या होता है, वायु जो है मांस के संघात में प्रविष्ट होकर के पिशितम अभी पर्याय हमने पढ़ा था, मांस का होता है, और उससे वह कई टुकड़ों में उसको
बांट देती है। जब कई टुकड़ों में बांट देती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मांसपेशी। फिर आता है देखो, मांसपेशी आखिर कर क्या रही है हमारे शरीर में, शिरा स्नायु अस्थि परवाड़ी संदेश शरीराम पेश भी संवृत्यम अन्यत्रम बलवती भवंत्यत। यानी शिरा स्नायु अस्थि और पर्व और संधियां, अस्थि पर्व और संधियां, ये हमारे शरीर में क्या होती हैं, यह मांसपेशियों से समृद्ध रहती हैं, आच्छादित रहती हैं, और जिससे इनको बल मिलता है। ठीक, तो जो सारे शिराएं हैं, आर्टरी है, वेन है, संधियां हैं, बिना मांसपेशियों के आप उनकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। वह हमारे शरीर में बल प्रदान करने वाली होती है पेशियों की सहायता से। यह पेशियां फर्दर डिवाइड होकर के 12 प्रकार की बनती हैं। रचना शरीर की क्लास में और डिटेल करेंगे, यहाँ हम थोड़ा सा पढ़ते हैं 12 प्रकार क्या होता है। तासाम बहल, बहल पेलव स्थूल अणु पृथु वृत्त हस्व दीर्घ स्थिर मृदु श्रष्ण कर्कश भावा, कर्कश भावा, ये कुल 12 प्रकार की क्या होती हैं, ये पेशियों के प्रकार होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, पेशियों के प्रकार हैं। अब आगे देखते हैं प्रमाण। प्रमाण होता है पेशियों के प्रमाण को लेके जो बताया गया, उनका प्रमाण क्या होगा, तो चरक के अनुसार सुश्रुत के अनुसार अलग अलग है। ठीक है, तो चरक जी क्या बताते हैं, पेशियां क्या होती हैं, कुल संख्या में 400 होती हैं, याद रखिएगा, चरक 400। सुश्रुत जी क्या बताते हैं, पंच पेशी शतानि भवंती, पेशियां कितनी होती हैं, 500 होती हैं, और इसमें शाखा, शाखा कोष्ठ और ग्रीवा, शाखो ग्रीव ऐसे करके याद कर लीजिएगा। शाखाओं में कितनी होती हैं, तासाम चत्वारि शतानि शाखेसु, 400 क्या हो गई, शाखा में हो गई, कोष्ठ में 66 हो गई, 60 षष्ठी मतलब 60, 6 मतलब 60 मतलब 6, तो 60 और 6 66, और चतुर्शीर्षम यानी 34, 30 और 4 34, ये कितनी होती हैं आपकी, सुश्रुत के अनुसार पेशियों की संख्या 500 होती है। स्त्रियों में क्या होता है, 20 अधिक होता है, स्त्रियों में 20 अधिक होता है, यानी कुल 520 हो जाता है। स्त्री तु विंशति अधिका, स्त्री में 20 अधिक होता है। ठीक, फिर आता है वृद्धि। अगर मांस की वृद्धि होगी तो क्या होगा, मांस स्फिग गंड उपस्थ उरु बाहु जंघासु वृद्धि गुरु गात्रता च। स्फिग मतलब बटक रीजन में, गंड है, उपस्थ है, गंड मतलब ये फेस रीजन पे, और उपस्थ का मतलब होता है पेनिस में। ठीक, बाहु में, जंघा में वृद्धि हो जाती है, और गुरु गात्रता, अंगों में गुरुता आती है। ठीक, फिर आता है मांस गंड अर्बुद ग्रंथि गंड उरु उदर वृद्धता कंठ आदि अधिमांशस्य। ठीक, अष्टांग हृदय में क्या बताते हैं, मांस वृद्धि में गंड अर्बुद बन जाता है, ग्रंथि बनती है, गलगंड बनता है, उदर वृद्धि होती है। ठीक, और कंठ में अधिमांस, कंठ में भी वृद्धि हो जाती है। तो ये इसके वृद्धि के कारण होता है। आगे देखते हैं, क्षय से क्या होगा, मांस का क्षय होगा तो क्या होगा, मांस क्षय विशेषेण स्फिक ग्रीवा उदर शुष्कता। स्फिक मतलब बटक रीजन में, ग्रीवा में और उदर में क्या होता है, शुष्कता आ जाती है। मांस क्षय ग्लानि, ग्लानि गंड स्फिक शुष्कता संधि वेदना च, संधियों में वेदना शुरू हो जाएगी और ग्लानि उत्पन्न हो जाएगा शरीर में, और स्फिक मतलब बटक रीजन में शुष्कता आएगी और गंड में शुष्कता, यानी गाल जो है आपका अंदर चला जाएगा। फिर एक श्लोक बहुत सुंदर सुश्रुत का याद कर लीजिएगा, मांस क्षय स्फिक गंड उष्ट उपस्थ उरु वच्छ कच्छा पिंडिकोदरम गिरेवा शुष्कता च रक्षम तोदो गांत्राणाम सदनम धमनी शैथिल, धमनी शैथिल, वहां एक शिरा शैथिल और शिरा पूर्णता आया था, यहाँ पे क्या आया, मांस क्षय से क्या होता है, धमनी में शिथिलता आती है। ठीक, और रक्त वाले में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, शिरा पूर्णता और शिरा शिथिलता, ये चीज याद रखिएगा, बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सेम चीज है। गंड ओष्ठ उपस्थ उरु कच्छा पिंडिका उदर, इस सब में क्या हो जाएगा, ग्रीवा में शुष्कता आ जाएगी। अब आते हैं मांसोस्रोत दृष्टि कैसे होती है। तो मांसोस्रोत दृष्टि के लिए हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है,
अभिसंधि भोज्यानि स्थूलानि च गुरूड़ी च मांसवाहिनी दुष्यति भुक्तमाम च स्वप्ताम दिवा। तो याद करने के लिए क्या है कि भोजन करने के बाद यदि आप निद्रा का सेवन करेंगे तो क्या होगा, आपका मांसवाही स्रोतस की दुष्टि हो जाएगी। बाकी अभिसंधि भोजन करना, स्थूल भोजन करना, गुरु भोजन करना, ये सारी चीजें हैं। ठीक है। मांस प्रदूषित व्याधियां क्या होती हैं? अधिमांसम कीलम गंड सालुक सुंडिका पूति मांसम अलजी गंड गंडमाला गंड गंडमाला उपजीविका विद्यान मांस आश्रयान। क्या होगा? अधिमांस हो जाएगा, मांस और ज्यादा बढ़ जाएगा, कील होगा, अर्बुद होगा, गल सालुक होता है, सुंडिका होता है, ठीक है, गले की होने वाली बीमारियां सब है। पूती मांस हो जाएगा, अलजी गंड गंड माला गले से होने वाली बीमारियां, थायराइड वगैरह ये सारी चीजें हैं। ठीक, उपजीविका रोग हो जाएगा। इस तरह के रोग आपको देखने को मिलेंगे। फिर आता है मांसाहार पुरुष के लक्षण। मांसाहार पुरुष के लक्षण का मतलब यह है कि पहली लाइन में आप देखिए शारीरिक लक्षण और दूसरी वाली में क्या आएगा, इनका सामान्य मानसिक लक्षण। शंख ललाट क्रिकाटिका अच्छी गंड हनुग्रीवा स्कंद उदर कच्छ वच्छ पाड़ीपाद संध्या स्थिर गुरु शुभ मांसोपचिता। खूब सुंदर मांस होगा, मांस अपचित उपचित होगा तो कैसा दिखाई देगा व्यक्ति? शंख ललाट क्रिकाटिका, शंख यानी इधर दोनों साइड के टेम्पोरल रीजन, ललाट और क्रिकाटिका यानी गर्दन के पीछे। अच्छी गंड हनुग्रीवा, अच्छी गंड हो गया, गंड माला यानी मैंडिबल, ये आपके सारे जो हैं वह फेस बोन जितने हैं, और स्कंद कंधा है, उदर है, कच्छ वच्छ, ये सारी चीजें हैं। ठीक है। इसमें क्या होगा? पाड़ीपाद हाथ पैर की संधियां जो हैं स्थिर यानी स्थिरता रहेगी, कम उसमें कंपन नहीं रहेगा, शुभ होगा, देखने में सुंदर लगेंगे, मांस अच्छी से प्रकार से उपचित होगा। उसमें क्या लक्षण होगा मानसिक? देखिए, क्षमा धृति और लौल्यम, वो क्षमावान करने वाला होगा, धारण करने वाला, और लौल्यम मतलब लालची नहीं होगा। वित्तम विद्या सुखमार्जवम, वित्त होगा, धन होगा, विद्या होगा, सुख पूर्वक रहने वाला होगा। आरोग्यम बलम आयुष्य दीर्घम अष्टे, आरोग्य पूर्वक रहेगा और बल और अच्छी उसकी आयु। ठीक। सुश्रुत ने क्या बोला? बहुत सुंदर बोला है, अछित गात्राना, यानी उसकी पेशियां जैसे मेदसार नहीं है, मतलब उसमें छेद हो जाए, उसमें आप उंगली डालें तो उसके अंदर चला जाए, ऐसा मांस नहीं होगा। उपचित मांस है, मांसो उपचित है, यानी अच्छे से, जैसे बॉडी बिल्डर होते हैं, अछिद्र गात्रम होगा, उसके उनके मांस ही अच्छे से प्रकार से डेवलप रहते हैं ना, तो उसमें आप उंगली नहीं अंदर कर सकते, तो वही चीज है। तो उनके अछिद्र गात्रम, क्या लिखा है? अछिद्र गात्रम गूढ़ अस्थि संधि मांसोपचित मांसेन। तो याद रखिएगा, सुश्रुत ने ये बता रखा है। ठीक। अगर आपको कंटेंट समझ में आ रहा है, और हम लोग इसको अभी सब धातुएं इंडिविजुअल रूप में अपना कवर कर रहे हैं, फिर आगे और भी लेक्चर आएंगे जो सारी धातुएं हम कवर करेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए। थैंक यू।